कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। सूर्य तथा जल समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। कोल तार कोयला का उत्पाद है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन पेट्रोल है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। गलत। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। सही। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। सही। बरौनी में तेल का कुआं है। गलत। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। सही। हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर ऊष्मा ऊर्जा देते हैं उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव या गैस? ठोस ईंधन के उदाहरण हैं चारकोल, कोयला, मोम। द्रव ईंधन के उदाहरण हैं पेट्रोल, केरोसिन, द्रव हाइड्रोजन। गैस ईंधन के उदाहरण हैं कोल गैस, प्राकृतिक गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के बाद ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। ईंधन कार्बन मुख्यतः कार्बन के रूप से बने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ईंधन दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। जो ईंधन प्रकृति से हमें उसी रूप में प्राप्त होता है जिस रूप में उसका उपयोग होता है, प्राथमिक ईंधन कहलाता है, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। द्वितीयक ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं उसे द्वितीयक ईंधन कहते हैं, जैसे कोक, कोयला, गैस, कोलतार इत्यादि। लकड़ी का कोयला लकड़ी जलाकर बनता है। कृत्रिम ढंग से कोयला बनाने के लिए बंद बर्तन में लकड़ी को गर्म करने से लकड़ी धीरे धीरे कोयले में बदल जाती है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेष से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। कोक बनाते समय दूसरी परख नली में जमा भूरे काले गाढ़े द्रव को कोलतार कहते हैं। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमेन का उपयोग होता है। कोयला गैस का उपयोग सर्वप्रथम लंदन में 1810 तथा न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी के आसपास सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। मोटर वाहन में प्रयुक्त ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। जब तेल के कुएं से तेल निकलता है तब वह कच्चा तेल होता है। इसमें विभिन्न संघटकों का मिश्रण रहता है। इन विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसमन विधि से किया जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण रूस और रोमानिया देश के सहयोग से 1964 ईस्वी में किया गया, जिसकी क्षमता पहले 1 मिलियन मीट्रिक टन तथा बाद में 6 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाई गई थी। आज भी इसके द्वारा कई इलाकों में तेल की आपूर्ति की जाती है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है।
सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। प्रकृति में प्रदूषण का प्रमुख कारण है ईंधनों का जलना। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। कोक में 90% कार्बन होता है। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने असम राज्य में है। ईंधन को जलाने के लिए कौन आवश्यक नहीं है? तो जलवाष्प आवश्यक नहीं है। किस स्थान पर पेट्रोलियम पाया जाता है? अंक लेख में। बिजली के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? कोयला का प्रयोग होता है। कौन कोलतार से निर्मित होता है? नेफ्थलीन कोलतार से निर्मित होता है। पेट्रोल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन अणुओं में कार्बन की संख्या 5 से 10 होती है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना विद्युत लेपन कहलाता है। नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन टर्मिनल पर और हाइड्रोजन गैस टर्मिनल पर मिलता है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है? रासायनिक प्रभाव का उपयोग। इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है? सूखी लकड़ी, रबर, कागज, तांबा। कौन विद्युत का कुचालक है? पारा, सिरका, शुद्ध जल, नमक का विलयन, शुद्ध जल। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न रासायनिक परिवर्तन को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। धनायन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। प्रकाश दृष्टि की भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है। अपारदर्शक वस्तु का होना आवश्यक है और पर्दे का होना आवश्यक है। किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जब सभी समांतर आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब सभी समांतर आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। दो समतल दर्पण का उपयोग पारदर्शी बनाने में किया जाता है, जिनका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, शंकु और शलाकाएं। तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और रंगों की सूचनाएं भेजने का कार्य शंकु के द्वारा किया जाता है। शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। दृक् तंत्रिकाओं तथा दृष्टि पतल की संधि पर तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। मंद प्रकाश में ये सही ढंग से कार्य करने में मदद करती है। ब्रेल का पूरा नाम लुई ब्रेल, जो स्वयं एक दृष्टि निशक्त व्यक्ति थे और 1821 ईस्वी में दृष्टि निशक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की।
ब्रेल लिपि वह लिपि है जिसकी सहायता से दृष्टि निषक्त व्यक्ति सीख पाते हैं। इस पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न है। आज जो पद्धति उपयोग में लाई जाती है वह 1932 ईस्वी में अपनाई गई। आँखों को दूर रखना चाहिए धूल से, धुआं से, तीव्र प्रकाश से। बहुपरावर्तन का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में होता है। परावर्तन के 2 नियम है। ब्रेल लिपि के आधार पर बिंदुकित उभार जिनकी संख्या 63 है। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी एक वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। देखने के लिए आँख और प्रकाशित वस्तु दोनों की जरूरत है। सैलून में कुर्सी के आगे और पीछे की दीवार पर लगे समतल दर्पणों के सहारे हम देख पाते हैं सिर का पिछला भाग, जिस माध्यम में प्रकाश बिना तीव्रता खोए गमन करे पारदर्शी कहलाता है। आदमी को पढ़ना चाहिए कम प्रकाश में, अधिक प्रकाश में, न अधिक और न कम प्रकाश में। आदमी को न अधिक और न कम प्रकाश में पढ़ना चाहिए। धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों, उनमें आपसी संबंध को जैव विविधता कहा जाता है। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है शिकार करना। निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? बाघ, गैंडा, ब्लू व्हेल सभी। राष्ट्रीय जलीय जीव कहाँ है? डॉल्फिन है। कांवर पक्षी बिहार स्थित है, बेगूसराय में। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। संकटापन्न प्रजातियों की सूची अभिलेख रेड डाटा पुस्तक में रहता है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। फर्न, शैवाल, जिंको, शाइकैड इत्यादि विलुप्त पौधे हैं। डोडो का संबंध मॉरीशस की विलुप्त जंतु से है। गांगेय डॉल्फिन सोंस का संबंध गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी से है। वाल्मीकि अभयारण्य का संबंध बाघ से है। काजीरंगा अभयारण्य का संबंध सींग वाला गेंडा से है। फर्न, जिंको, शाइकैड का संबंध विलुप्त हो रहे पौधे से है। डायनासोर किस श्रेणी के जंतु हैं? ये विलुप्त प्राय हैं। निम्न विकल्पों में संकटग्रस्त श्रेणी का जीव नहीं है। एशियाई काला भालू, एशियाई शेर, डॉल्फिन, हिरन। सही उत्तर होगा हिरन। भारत में जैव विविधता वाले कितने स्थान हैं? 2। अंडमान चूहे किस श्रेणी के जंतु हैं? असुरक्षित। निम्न विकल्पों में कौन विलुप्त प्राय जंतु नहीं है? बंदर। एक ही माँ बाप के संतान भिन्न होते हैं, इसका मूल कारण DNA में भिन्नता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। नीलगिरी जैव मंडल के लिए जाना जाता है। निम्न विकल्पों में कौन श्रेणी खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपयुक्त उत्तर होगा विलुप्त। निम्न विकल्पों में कौन कौन भारत में जैव विविधता वाले प्रदेश हैं? तो पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट दोनों जैव विविधता वाले प्रदेश हैं। शूटिंग स्टार वास्तव में तारे नहीं हैं। तारों के ऐसे समूहों को जो कोई पैटर्न बनाता है तारामंडल कहते हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह नेपच्यून है। वर्ण हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह लाल है। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बाह्य ग्रह का संबंध शनि से है। आंतरिक ग्रह का संबंध मंगल से है। पृथ्वी के उपग्रह का संबंध चंद्रमा से है। तारामंडल का संबंध सप्तर्षि से है। उत्तरी ध्रुव का संबंध ध्रुव तारा से है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल एक परिवार है आकाश गंगा का। सुंदर पीला वलय है शनि का। ओरियन तारामंडल में है 8 तारे।
क्षुद्र ग्रह है मंगल बृहस्पति के बीच। अल्फा सेंटारी एक तारा है। शूटिंग स्टार उल्का को कहते हैं। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सिंह तारामंडल 9 तारों का समूह है। शनि ग्रह का रंग पीला होता है। सप्तर्षि तारामंडल ध्रुव तारे का परिक्रमा करता है। पृथ्वीवासी को ध्रुव तारा स्थिर दिखता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर इसका रंग नीला हरा दिखता है। आकाशीय पिंडों की गति का अध्ययन खगोल शास्त्र कहलाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। सुंदर चौड़ा वलय घेरे हुए है कौन? शनि। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग दूर संचार में होता है, दूर संवेदन में होता है और मौसम की भविष्यवाणी में भी होता है। आकार में बृहस्पति पृथ्वी से बड़ा है, करीब 1300 गुना। शर्मिष्ठा तारामंडल समूह है 5 तारों का। चांद का अपने अपने अक्ष पर घूर्णन करने का आवर्त काल है 27 दिन। सूक्ष्मदर्शी एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। कोशिका सजीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक कोशिका के भाग हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सजीव कोशिका से बने हैं, सही बात। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, सही। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, गलत। सजीवों में संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका में जेलीनुमा संरचना कोशिका द्रव्य कहलाती है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेवार लवक क्लोरोप्लास्ट है। कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना रिक्तिकाएं कहलाती हैं। जीव द्रव्य में पुटिका पाया जाता है। किस स्तनपायी जंतु को आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है एटीपी। किस जीव में सिर्फ केंद्रक युक्त कोशिका पाई जाती है? अमीबा। सेंट्रोसाय पाया जाता है जीव द्रव्य में। कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है। ऊर्जा का उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन विकल्प लवक का प्रकार नहीं है? केंद्रिका। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। केंद्रिका लवक का प्रकार नहीं है। माँ बाप के गुण अगली पीढ़ी में गुणसूत्र द्वारा जाते हैं। जीवों में निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है। अलैंगिक प्रजनन में एक जीव भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं मादा अथवा एक उभयलिंगी। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर। मादा जननांग है गर्भाशय। अमीबा मोकुलन द्वारा प्रजनन करता है, सही बात। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सही है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, गलत है। शुक्राणु नर युग्मक है, सही है। अंडाशय में शुक्राणु निकलते हैं, गलत है। अंडाशय में क्या पैदा होता है? डिंब। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं 2 तरह के। अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है पैरामीशियम में। वृषण में पैदा होता है टेस्टोस्टेरोन। परखनली शिशु किन अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होता है? प्रजनन अंग नहीं होने पर। औरतों में निषेचन होता है निषेचन होता है बहुविखंडन प्रजनन होता है अमीबा में। कृत्रिम निषेचन होता है अंडवाहिनी नली में। मुकुलन द्वारा प्रजनन
अमीबा में नहीं होता। किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? लोहा को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक को किसको पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक को। किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? सोना को। कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? लोहा। सबसे पुराना धातु है सोना। और सभी धातु तन्य होती है। पारा एक द्रव धातु है। जल एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। जल तो धातु गलत। सामान्य अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। गलत। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सही। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। सही। लकड़ी ऊष्मा सुचालक है। गलत। कोयले को खींचकर ताप किया जा सकता है। गलत। धातु में चमक है अधातु में नहीं। तन्यता है धातु में अधातु में नहीं। आघातवर्धता है धातु में पर अधातु में नहीं। कठोरता है धातु में पर अधातु में नहीं। ऊष्मा चालकता है धातु में पर अधातु में नहीं। विद्युत चालकता है धातु में पर अधातु में नहीं। लोहे में जंग लगने पर निम्न से कौन यौगिक बनता है? लौह ऑक्साइड। कौन धातु हथेली की गर्मी में से पिघल जाता है? गैलियम। अधातु कौन है? बोरॉन अधातु है। कौन रंगीन नहीं है? ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस। हाइड्रोजन रंगीन नहीं है। कौन अधातुओं की अभिक्रिया से निर्मित यौगिक है? PCl3। निम्न से कौन सी अधातु चमकीली होती है? आयोडीन। सोने की शुद्धता किस यूनिट में मापी जाती है? कैरेट में। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है? कील पर कॉपर की परत पड़ जाती है। किशोरावस्था की अवधि है 11 वर्ष से 19 वर्ष। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है किशोरावस्था में। टेस्टोस्टेरोन है क्या पुरुष हार्मोन? समानता ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष में। बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है खूब खाना, खूब नहाना, कम खाना, कम सोना, दिन में रात सोना और रात में जगना। इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। गलत। शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है। गलत। सभी ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं। सही। युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है। सही। इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है। गलत। शुक्राणु का संबंध वृषण से है। अंडाणु का संबंध गर्भाशय से है। हार्मोन का संबंध अंतःस्रावी ग्रंथि से है। शिशु का संबंध अंडाशय से है। सभी लक्षण सामान्य रहने पर जनन अक्षमता की संभावना 100% किस उम्र में हो जाती है? 45 के ऊपर। जन्म से 30 दिनों की अवस्था को नवजात शिशु अवस्था कहते हैं। डिंब वाहिनी नली में डिंब का निषेचन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय को मजबूत करता है। मादा के गुणों का विकास करता है। डिंब का अंडाशय से निकलना। गुरु के वर्षों में किसमें वृद्धि अधिक तेजी से होती है? नन्हा अवस्था तक। औरतों में दूध का निष्कासन होता है ऑक्सीटॉसिन से। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। शिशु के परिपक्व होने को टेस्टोस्टेरोन नियंत्रित करता है। लड़कों के जनन अंग से निम्न विकल्पों में कौन संबंधित नहीं है? इंड्यूनल कैनाल, इंड्यूनल हर्निया और कैप्टोर्किडिज्म ग्रीवा। कैप्टोर्किडिज्म। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठोस, द्रव और गैस माध्यम तीनों में से कोई या तीनों। अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं।
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि। किसी कंपित वस्तु का अपनी मध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन कहलाता है आयाम। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है जिसे आवर्तकाल कहते हैं। अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जिसे नियंत्रित या सीमित करने के उपाय करने चाहिए। उच्च तारत्व उच्च प्रबलता की ध्वनि होती है कर्कश। कर्णपटल पर पहुंचने वाली ध्वनि की प्रबलता बढ़ा दी जाती है 3 हड्डियों से। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ध्वनि प्रदूषण से बीमारी हो सकती है। उच्च रक्तचाप हो सकता है, अनिद्रा हो सकता है, मधुमेह भी हो सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मानव कंठ में ध्वनि उत्पन्न होती है तंतुओं के कंपन से। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनि। मधुर ध्वनि होती है कम तारत्व और कम प्रबलता की। पौधे प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल के किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्न में से स्वच्छ ईंधन चुनें। सीएनजी, कोयला, पेट्रोल, डीजल। इसमें स्वच्छ ईंधन है सीएनजी। पृथ्वी पर निम्न में से कौन सबसे कम है? मृदु जल। वायु प्रदूषण का कारण है मोटर गाड़ियों की बढ़त। मिनी माता बीमारी कौन सी धातु के कारण होती है? मरकरी। कौन सा जल पीने के लिए सुरक्षित है? चापाकल। कौन सा जल पीने के लिए सुरक्षित है? चापाकल का जल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीवन विद्यमान है? शुक्र, मंगल, शनि। इनमें से कोई नहीं। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर कौन सी बीमारी होती है? फ्लूओरोसिस। निम्न में कौन वायु प्रदूषक है? वायु प्रदूषक NO। वायु और जल प्रदूषक के मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी। स्टोन कैंसर है मूर्तियों और इमारतों की क्षति। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित जल होता है H2SO4। हरित वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं। उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है, जिसे हरित गृह या पौधघर कहते हैं। जंगलों की आग, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं। जीवित रहने के लिए वायु एवं जल की आवश्यकता होती है। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदगी। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए प्रकृति की एक महत्वपूर्ण देन है, किंतु जब आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार की गैसें एवं धूलकण इनमें मिलकर इसे हानिकारक बना देते हैं तो इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। इसी को प्रदूषण कहा जाता है।